हमारे आसपास न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, खाने पीने के सब्सटेंसेस हैं, लाइक वाटर, सॉल्ट। इसके अलावा हमारे फूड पिकल्स हो गए या और भी फूड आइटम्स हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब के अपने अपने कुछ ना कुछ फार्मूले होते हैं। और कभी हमने क्या सोचा कि ये फार्मूले जो इनके बने किसी भी पार्टिकुलर एटम या एलिमेंट्स के थ्रू कंबाइन होने के बाद, तो आखिरकार ये कैसे कंबाइन होते हैं या इनको कंबाइन करने के लिए क्या इनको कनेक्शंस आपस में चाहिए, क्या इसके पीछे एनालिसिस है, कभी हमने सोचा। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा बात करने जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो अभी हम पिछले चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में जो हम मिक्सचर के बारे में पढ़े थे, उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। वहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहीं पर आपके जो सब्सटेंसेज हैं, जो मैटर की जो अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ी, स्मॉलेस्ट यूनिट एटम्स एलिमेंट्स जो कि आपस में कंबाइन होते हैं तभी वो कुछ नया फॉर्म बनाते हैं। तो कंबाइन होने के लिए केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, कुछ लॉज फॉलो करते हैं। तो वो जो हमारे लॉज हैं वो हमारे कहलाते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कैसे कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन कंबाइन होगा, कैसे कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो ये जो हमारे लॉज हैं, ये हमारे टू लॉज हैं, जिनके अंदर हमारा सबसे पहला लॉ है वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हम ये समझते हैं मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा याद रखिएगा। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड मतलब मास, जो भी आपका पार्टिकुलर मास है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को करते वक्त आप जो चीज़ें मिलाकर जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, कुछ भी नया सब्सटेंस बनाने के लिए, तो आफ्टर रिएक्शन बिफोर रिएक्शन दे विल बी द सेम। मतलब मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। जो भी हमारा मास था, जो भी हमारा मास हमने यूज़ किया किसी भी सब्सटेंस को लेकर के कुछ नया बनाने में, तो जो नया बना वो उसमें ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन ना उसमें कोई इंक्रीजमेंट पहले था ना ही अब है, ना कोई डिक्रीजमेंट पहले था ना ही अब है। तो ये जो हमारा पहला लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमें मास के बारे में ये बताता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, in a chemical reaction they only transform from one substance to another substance। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉ था, इसको सबसे पहले हमारा दिया था एंटोनी एल लवॉइजर जी ने, वो भी 1785 ईयर के अंदर। ये जो हमारे एंटोनी लवॉइजर साइंटिस्ट हैं, ये हमारे केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड फंडामेंटल कई सारे प्रिंसिपल्स हमको दे चुके हैं और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोला जाता है। उसके अलावा इन्होंने अंडरस्टैंडिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस ऑफ मास इन फिजिकल प्रोसेस पर भी बहुत सारे काम किए। अब इसका आप कई एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कंबस्टन का एक एग्जांपल ले लें, द मास ऑफ द फ्यूल एंड ऑक्सीजन, जो हमारा फ्यूल है किसी भी ऑटोमोबाइल में से रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब हवा के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसके बाद जब रिएक्शन होगा, जब हमारा वो एयर में घुल जाता है, पॉल्यूशन भी करता है, सब जानते हैं, जो हमारा स्मोक होता है ऑटोमोबाइल से निकलने वाला, तो उसके बाद हमको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो उसका मास और उससे पहले जो हमारा फ्यूल और ऑक्सीजन का मास था, वो दोनों हमारे इक्वल होते हैं, जिस वजह से हमें क्या पता चल पा रहा है कि जो हमारा मास है ना ही क्रिएटेड हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब इसके बाद जो हमारा दूसरा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हमारा दूसरा लॉ है, वो है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर, वो है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा, इसी का एक दूसरा नेम भी है, वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमारा एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का कि व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड, जब भी आपके दो एलिमेंट के बारे में बता चुके हैं हम सेकेंड चैप्टर के अंदर कि ये क्या होते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, कि जो हमारा पहला एलिमेंट है उसका जो मास है
वो जब हमारे दूसरे एलिमेंट के मास के साथ कंबाइन होगा इन द सेम प्रोपोर्शन, रिगार्डलेस, ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन, सॉरी ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन। दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। व्हेन टू एलिमेंट फॉर्म ए कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट इज ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब जब भी हमारे कोई भी दो एलिमेंट मिल करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो उसमें जो हमारा पहले एलिमेंट का मास है वो जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने जा रहा है, तो उस दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो हमेशा एक सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए। वो उनका एक फिक्स्ड रेशियो होगा उनके कंबाइन होने का। अगर वो फिक्स्ड रेशियो जो भी उनको चाहिए, जो भी उन एलिमेंट्स को मिलने के बाद जो कंपाउंड चाहिए, उस कंपाउंड का जो भी फिक्स्ड रेशियो होता है वो अगर उतना नहीं हुआ तो वो आपका कंबाइन होंगे ही नहीं। अगर उतने से ज़्यादा है तो वो उतना अमाउंट लेकर के कंबाइन हो जाएंगे, लेकिन कम हुआ तो नहीं होंगे। दिस मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। याद रखिएगा, इसका मतलब यह है कोई भी आपका कंपाउंड है उसमें जो भी एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, जो भी हो, तो उनका अपना एक फिक्स्ड ऑलवेज कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। इवन इफ द सैंपल साइज और सोर्स वेरीज, कि वो जहाँ से भी लिए गए हैं कंबाइन होने के लिए उनका सैंपल साइज कुछ भी हो, तो उस जैसे कि हम इस पर एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का जो हमारा रेशियो होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो उनका जो रेशियो होता है 2:1 होता है। H2O, तो उसमें हमारा ऑक्सीजन का जो O है वो सिंगल है और H के हमारे 2 हैं, समझिएगा H2O। तो वहाँ पे जो हमारा रेशियो लग रहा है 2:1 लग रहा है। तो अब यहाँ पर मान लो हमने इसको किसी भी सोर्स के थ्रू वाटर को बनाया हो, हमने सपोज कीजिए आपका किसी भी पार्टिकुलर रेशियो में वाटर को लिया हो, अगर हमारा वहाँ पे रेशियो कंप्लीट वाटर का ज़्यादा है तो हम वाटर को मान लो ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ से हमें 2:1 में और 1:1 में 2:1 में हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलनी ही है। अगर उस रेशियो से हम पर ज़्यादा है वॉल्यूम या सैंपल हम पर वाटर का, तो अगर कम है तो वाटर तो पहली बात बनेगा ही नहीं। उनको कंबाइन होने के लिए, वाटर को H2O को कंबाइन होने के लिए 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो अब इसमें हम क्या समझ पा रहे हैं, सिंप्लीफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूला एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, के जो कंपाउंड बना उसकी भी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्योंकि पहले वो अलग अलग थे। जैसे कि एग्जांपल हमने वाटर का लिया तो उसमें हाइड्रोजन अलग है और हमारा ऑक्सीजन अलग है। तो हम इस वाले लॉ में क्या समझते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का जो हमारा दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर ये कहिए कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि यहाँ पर जब भी हमारा कोई भी दो एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं तो हमारे पहले एलिमेंट का मास, हमारे दूसरे एलिमेंट का मास, इन दोनों को कंबाइन होने के लिए हमेशा ऑलवेज एक सेम प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन हमारा चाहिए। अदरवाइज दे विल नॉट बी कंबाइंड एंड डिड नॉट फॉर्म ए न्यू फिक्स्ड कंपाउंड। फिर हमारा कोई कंपाउंड इनसे नहीं बनने वाला, इसका भी अपना एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। तो ये हमारे दो लॉ हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर ये कहिए कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। सो थैंक यू एवरीवन।